डॉक्टर रेवांत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सटे तालुका चिकमंगलुरु के गांव कादुरु में लक्ष्मीनगर की सोसाइटी के आलीशान फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। पत्नी के बीमार होने के कारण वह लगभग 4 बजे जब अपने फ्लैट पर लौटकर जल्दी आए तो कई बार कॉल बेल बजाई। ताला खुलने के बाद वह फ्लैट में घुसे तो सामने का जो मंजर नजर आया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बेडरूम के बेड पर उनकी पत्नी कविता शांत अवस्था में पड़ी थी। शादी के 4 साल बाद ही उनके जीवन में हर्षिता नामक जो आंधी आ गई थी वह उनका सब कुछ उजाड़ के अपने साथ ले गई थी। उनका दाम्पत्य जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया था। आइए जानते हैं इस हादसे का पूरा सच क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर रेवांत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सटे तालुका चिकमंगलुरु के गांव कादुरु में लक्ष्मीनगर की सोसाइटी के आलीशान फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी कविता रेवांत के अलावा एक 3 वर्षीय बेटा और एक 7 महीने की सुंदर गोलमटोल सी बेटी थी। बेटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता था। उसे सुबह 11 बजे स्कूल बस लेकर जाती थी और शाम 6 बजे सोसाइटी के सामने छोड़ती थी। डॉक्टर रेवांत का इसी इलाके के कादुरु में अपना खुद का डेंटल क्लिनिक था, जहां वह प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा वह शहर के अन्य अस्पतालों का भी विजिट करते थे। वह घर से सुबह 10 बजे निकलते थे तो रात 10 बजे ही घर वापस आ पाते थे। घर का सारा काम उनकी पत्नी कविता संभालती थी। घटना 17 फरवरी 2020 की है। डॉक्टर रेवांत अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ जिस समय कादुरु पुलिस थाने पहुंचे थे उस समय थाने के परिसर में शांति छाई थी। समय यही कोई 5 बजे का था। थाना प्रभारी डॉक्टर रेवांत और उनके साथ आए लोगों के उदास और परेशान चेहरों को देखकर समझ गए थे कि मामला गंभीर है। उन्होंने डॉक्टर रेवांत और उनके साथ आए लोगों को बैठने का इशारा किया और कहा, कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ। थाना प्रभारी के इस सवाल पर डॉक्टर रेवांत की आंखों में पानी भर आया था, जिसे साफ करते हुए उन्होंने कहा, सर मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मैं बर्बाद हो गया। मेरे घर में चोरी और पत्नी की हत्या हो गई है। कैसे, कब? थाना प्रभारी ने चौंक कर पूछा। थाना प्रभारी के पूछने पर डॉक्टर रेवांत ने बताया, मालूम नहीं सर, कैसे हुआ यह सब। पत्नी के बीमार होने के कारण वह लगभग 4 बजे जब अपने फ्लैट पर लौटकर जल्दी आए तो कई बार कॉल बेल बजाई। इसके बाद भी फ्लैट में से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने दरवाजा थपथपाते हुए पत्नी को आवाज दिया, लेकिन अंदर न तो कोई हरकत हुई और न दरवाजा खुला। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गए और जोर जोर से आवाज देने के साथ दरवाजा पीटने लगे। इस तरह की तेज आवाजें जब डॉक्टर रेवांत के पड़ोसियों ने सुनी तो वे सब उनकी मदद के लिए आ गए, लेकिन उनकी मदद का कोई नतीजा नहीं निकला। तब उन्होंने आपस में विचार कर ताला खोलने वाले को बुलाया। ताला खुलने के बाद जब सभी लोग फ्लैट में घुसे तो सामने का जो मंजर नजर आया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बेडरूम के बेड पर उनकी पत्नी कविता शांत अवस्था में पड़ी थी। फ्लैट का सारा सामान फैला हुआ था। इसके अलावा अलमारी भी खुली हुई थी। बेटी झूले में पड़ी सो रही थी। बेटा स्कूल गया हुआ था। डॉक्टर होने के नाते रेवांत ने जब पत्नी की नब्ज टटोली तो उनकी चीख निकल गई, जिससे बच्ची चौंक कर रोने लगी। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गए थे। पड़ोसियों ने उन्हें धीरज और सांत्वना देते हुए बच्ची को संभाला। कादुरु थाना प्रभारी ने डॉक्टर रेवांत की बातों को ध्यान से सुना और मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी पुलिस टीम लेकर तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने मोबाइल द्वारा मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दिया। पुलिस टीम जब तक थाने और घटनास्थल के बीच की दूरी तय करती तब तक घटना की खबर पूरी सोसाइटी के साथ साथ पूरे इलाके में फैल चुकी थी।
जिसके कारण डॉक्टर के फ्लैट और बिल्डिंग के नीचे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। फ्लैट के सामने आई पुलिस टीम को देख लोग फ्लैट के बाहर आ गए थे। फ्लैट के अंदर जब पुलिस टीम ने देखा तो डॉक्टर रेवांत और उनके नाते रिश्तेदारों ने पूरा वाकया बताया। पहली नजर में पुलिस टीम को भी मामला चोरी और हत्या का लगा था। घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी और उनकी टीम अभी पड़ोसियों से पूछताछ कर ही रही थी कि मामले की खबर पाकर एसपी हरीश पांडे, क्राइम टीम और फोरेंसिक ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच गए। फोरेंसिक और क्राइम टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। इसके बाद एसपी हरीश पांडे ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल सोसाइटी और एक जाने माने डॉक्टर के परिवार से जुड़ा था, इसलिए एसपी ने थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी ने घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करके कविता का शव पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु सिटी अस्पताल भेज दिया। थाने लौटकर डॉक्टर रेवांत की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर लिया। अब उन्हें मामले की गुत्थी सुलझानी थी। थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ मामले की जांच की रूपरेखा तैयार कर जब उस पर गंभीरता से विचार किया तो मामला वैसा नहीं था जैसा कि डॉक्टर रेवांत ने बताया था। जिस प्रकार से चोरी और हत्या की वारदात हुई थी वह थाना प्रभारी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। डॉक्टर रेवांत ने अपनी शिकायत में 112 ग्राम सोने की लूट का जिक्र किया था, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए थी। उनकी पत्नी सोने की कुछ ज्वेलरी पहने हुए थी और कुछ अलमारी में रखी थी। कविता के शरीर पर किसी प्रकार के जख्म और खरोंच तक के निशान नहीं थे। मामला काफी जटिल और पेचीदा था। पुलिस ने कई एंगल से केस की जांच शुरू किया। जांच में शक की सुई डॉक्टर रेवांत पर ही आकर ठहर रही थी। टीम की जांच पड़ताल में डॉक्टर रेवांत पुलिस के राडार पर आ गए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर एसपी हरीश पांडे के साथ विचार विमर्श करने के बाद थाना प्रभारी ने डॉक्टर रेवांत को बुलाया और सरसरी तौर पर उनसे पूछताछ करने के बाद उनका मोबाइल फोन जांच पड़ताल के लिए अपने पास रख लिया। पुलिस ने डॉक्टर रेवांत के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर अध्ययन किया तो चौंका देने वाला था। फिर भी पुलिस टीम किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उन्हें इंतजार था उनकी पत्नी कविता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, इसके पहले कि कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती और वह डॉक्टर रेवांत को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करते। डॉक्टर रेवांत की आत्महत्या की सूचना पाकर वह स्तब्ध रह गए। 36 वर्षीय डॉक्टर रेवांत स्वस्थ, सुंदर और तेजतर्रार युवक थे। वह पढ़ाई लिखाई में जितने होशियार थे उतने ही वह महत्वाकांक्षी थे। परिवार संपन्न और प्रतिष्ठित था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी इच्छा एक डॉक्टर बनने की थी, लेकिन एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन न होने के कारण उन्होंने बेंगलुरु के दंत मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात कविता से हुई। 34 वर्षीय शोक चंचल, सौंदर्यमयी कविता उडुपी जनपद की रहने वाली थी। वह होटल व्यवसाय से जुड़े बसवराप्पा वसु की एकलौती संतान थी। वह एक संपन्न व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कविता की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में कराई। कविता अपनी पढ़ाई पूरी कर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती थी। इससे पहले उसका यह सपना पूरा होता, उसे प्रेम रोग हो गया। करीब 8 साल पहले सन 2012 में कविता और रेवांत तब मिले थे जब वह दोनों अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। पहली ही नजर में रेवांत कविता के दीवाने हो गए थे। कविता जब तक बर्थडे पार्टी में रही वह रेवांत की निगाहों का केंद्र बिंदु बनी रही। दोस्त के परिचय कराने के बाद वह कविता से बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। कविता सीधी, सरल और खुले विचारों की युवती थी। थोड़ी सी औपचारिकता निभाने के बाद कविता भी उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटे तो वह सांसारिक जीवन के सपने देखने लगे। यह बात जब दोनों के परिवार वालों को मालूम पड़ी तो उन्होंने ऐतराज नहीं किया, बल्कि दोनों परिवारों ने कविता और रेवांत की शादी सामाजिक रस्मों रिवाज के साथ कर दिया। अब तक कविता और रेवांत की शिक्षा पूरी हो गई थी। रेवांत को दंत चिकित्सक की डिग्री मिल चुकी थी।
वह अपना क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस करने लगे। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए लंबे टूर पर भी गए थे। कविता खुश थी। सालों का समय कैसे निकल गया, इसका उन्हें आभास भी नहीं हुआ। इसी बीच कविता 2 बच्चों की मां बन गई थी। समय अपनी गति से चल रहा था। कविता तो अपना पति धर्म और परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन डॉक्टर रेवांत अपना पति धर्म नहीं निभा पा रहे थे, क्योंकि शादी के 4 साल बाद ही उनके जीवन में हर्षिता नामक जो आंधी आ गई थी, वह उनका सब कुछ उजाड़ के अपने साथ ले गई थी। उनका दाम्पत्य जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया था। 32 वर्षीय आधुनिक विचारों वाली फैशन डिजाइनर हर्षिता किसी से भी बेझिझक बातें करती थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने पति सुदर्शन के एस और 2 बच्चों के साथ राजराजेश्वरी नगर में रहती थी। हर्षिता बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह चाहती थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसकी तरह हैंडसम हो और उसकी भावनाओं की कदर करते हुए सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन उसके इन सारे सपनों पर तब पानी फिर गया था, जब उसकी शादी कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के मामूली ड्राइवर से हो गई थी, जो एक बार घर से निकलता था तो हफ्तों बाद लौटकर घर आता था। ऐसे में पति का प्यार और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। फैशन डिजाइनर होने के नाते वह स्वयं भी अच्छा खासा कमा लेती थी। इसके बावजूद पति का भी अच्छा वेतन आ जाता था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका मन अशांत रहता था। ऐसे में डॉक्टर रेवांत को हर्षिता ने जब एक अस्पताल के विजिट में देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई थी और डॉक्टर रेवांत की तरफ खींची चली गई थी। डॉक्टर रेवांत से इलाज कराने के बहाने उनके करीब आई। इसके बाद उसने डॉक्टर रेवांत से व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी शुरू कर दी थी। चैटिंग के दौरान हर्षिता जिस प्रकार मैसेज और वीडियो भेजती थी, वह काफी अश्लील और मन को उत्तेजित करने वाले होते थे। फिर इलाज के बहाने वह उन्हें घर बुलाने लगी थी। आखिरकार डॉक्टर रेवांत एक इंसान थे। वह भी हर्षिता की तरफ आकर्षित हो गए थे, जिसके कारण उनके बीच गहरे संबंध बन गए थे। उन संबंधों के चलते डॉक्टर रेवांत अपने घर की उपेक्षा करने लगे थे। उनके घर आने जाने का समय और बदले व्यवहार को देख उनकी पत्नी कविता परेशान और दुखी रहने लगी थी। वह जब इस विषय पर पति से बात करना चाहती तो वह उसे झिड़क दिया करते थे। कविता यह सोचकर खामोश हो जाती थी कि शायद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसीलिए वह चिड़चिड़े हो गए हैं। लेकिन कविता की यह गलत फहमी तब दूर हो गई जब अचानक ही डॉक्टर रेवांत का मोबाइल फोन उनके हाथ आया। मोबाइल के मैसेज और वीडियो ने डॉक्टर रेवांत और हर्षिता के सारे राज खोल दिए। कविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। इस पर जब आए दिन कविता आपत्ति करती तो दोनों में हाथापाई तक हो जाती थी। रेवांत कविता पर तलाक देने का दबाव बनाते थे। हर्षिता ने तो पहले से अपने पति को तलाक का नोटिस दे दिया था, मगर कविता इसके लिए तैयार नहीं थी। हर्षिता और डॉक्टर रेवांत ने कविता से छुटकारा पाने के लिए एक खतरनाक साजिश रचकर मौके का इंतजार करने लगे। 2 सालों तक चले इस नाटक का पर्दा तब गिरा जब अचानक कविता की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर रेवांत ने मौके का फायदा उठाते हुए इलाज के बहाने पत्नी को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद रेवांत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलमारी का सारा सामान निकालकर पूरे फ्लैट में बिखेर दिया। इसके बाद अलमारी के अंदर रखी सारी ज्वेलरी निकाल लिया। कविता जो ज्वेलरी पहने हुए थी वह सारी उतार लिया। फिर सारी ज्वेलरी कुरियर के द्वारा हर्षिता को भेज दिया। इसके बाद रेवांत ने थाने में झूठी शिकायत दर्ज करवा दिया। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश तेजी से बढ़ी तो डॉक्टर रेवांत अपनी गिरफ्तारी से घबरा गया था और पत्नी की हत्या के 5 दिनों बाद 22 फरवरी 2020 को बंदी को पल्लू रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग पर जाकर यशवंत एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के पहले डॉक्टर रेवांत ने अपनी प्रेमिका हर्षिता से लगभग 15 मिनट तक फोन पर बात की और अपनी आत्महत्या के बारे में बताया। डॉक्टर रेवांत की आत्महत्या के बाद हर्षिता भी बुरी तरह डर गई थी। पुलिस उस तक भी पहुंच सकती थी।
इसलिए हर्षिता ने एक सुसाइड नोट लिखा और अपने बेडरूम में जाकर पंखे से लटककर अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। डॉक्टर रेवांत की आत्महत्या की रिपोर्ट रेलवे पुलिस और हर्षिता सुदर्शन की आत्महत्या की रिपोर्ट राजा राजेश्वरी पुलिस ने दर्ज की थी। चूंकि कविता की हत्या की जांच थाना कादुरु थाना पुलिस कर रही थी और ये दोनों आत्महत्याएं कविता की मौत के मामले से संबंधित थी, इसलिए रेलवे पुलिस और राजा राजेश्वरी पुलिस ने आत्महत्या की रिपोर्ट थाना कादुरु पुलिस के पास भेज दिया। थाना कादुरु पुलिस ने मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर फाइल एसपी हरीश पांडेय को सौंप दी थी। डॉक्टर रेवांत के दोनों बच्चों को उनकी नाना नानी को सौंप दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।